नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीकेस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जब से अंग्रेज आए हैं और जब हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था तब की कहानी इसमें पूरी बताई गई है। एग्जाम में मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, अगर आप डीपली वीडियो देखते हो, एक एक बात सुनते हो, तो आशा करता हूं भविष्य में कभी भी आपको स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात है उस समय की जब अंग्रेज सर्वप्रथम आए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली थे। 1599 ईस्वी में जॉन मेल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। दोस्तों, ये यहाँ पर सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे। इनका मतलब सिर्फ व्यापार करना था। उन्होंने 2 कंपनियां बनाई, एक जल की और एक थल की। जो स्थल मार्गों से थी वो लिवेंट कंपनी थी। कौन सी कंपनी? लिवेंट। और जो जल मार्ग से थी अर्थात समुद्री मार्ग से थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनको अधिकार दिया गया। इंग्लैंड से सन 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज, कौन सा जहाज दोस्तों? हेक्टर नामक जहाज से एक अंग्रेज भारत आया। एक अंग्रेज भारत आया था, लेकिन वो अपने साथ भारी मात्रा में व्यापारी लाया था जो यहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो दोस्तों, हेक्टर के आने के बाद की कहानी सुनते हैं हम। तो जब हेक्टर से आया तो उसमें जो मुख्य आदमी था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। वह अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का खत भी लाया था। उस समय दोस्तों यहां पर मुगल शासन था और जो शासक था वो जहांगीर था। हॉकिंस जहांगीर को झुककर सलाम करता है, जहांगीर भी उसे सम्मान देता है। हॉकिंस के आने से पहले पुर्तगाली लोग यहां पर व्यापार कर रहे थे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। हॉकिंस ने अपने प्रति जहांगीर की उदारता का पूरा फायदा उठाया और हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ काफी भड़काना शुरू कर दिया। जहांगीर से बहुत सारे अधिकार उसने प्राप्त कर लिए जहांगीर का भरोसा जीतकर। 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासन में एक दूसरा अंग्रेज आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो दोस्तों बात करेंगे सर टॉमस रो की। सर टॉमस रो भारत आया और अजमेर के किले में जहांगीर से उसने मुलाकात की। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर कुछ लोगों को उसने एकत्र किया और कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार शुरू करने से पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक कोठी खोली गई। तो उनकी पहली व्यापारिक कोठी का नाम ध्यान रखना है आपको, कहां है? तो मसूलीपट्टनम में। कहां? मसूलीपट्टनम में खोली गई। दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। दिख रहा होगा आपको, यहां बताया गया है अंग्रेजों ने 1634 ईस्वी में शाहजहां को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काते हैं। अंग्रेज जो हैं वो पुर्तगालियों के खिलाफ शाहजहां को भड़काते हैं काफी। आगे क्या होता है दोस्तों? कोलकाता में 1634 में एक और कोठी वो बनवा लेते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जाती है और शाहजहां की बेटी एक बार बीमार हो जाती है। शाहजहां की बेटी का इलाज एक अंग्रेज ने अंग्रेजी दवाओं से किया, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाएं थीं। लेकिन अंग्रेजों के आने से हमें
कुछ अंग्रेजी दवाएं मिली, तो अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से उसने शाहजहां की बेटी का इलाज किया, जिससे शाहजहां प्रसन्न हो गया और उसने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसके बदले में उन्होंने कहा कि साहब हमारी चुंगी माफ कर दो। शाहजहां उनके छल को न समझ पाया और उसने उनकी चुंगी माफ कर दी। यही सारी बातें फ्रांसीसी प्रधान जानते थे कि अंग्रेजों की निगाहें जो हैं भारत के खजाने पर हैं। दोस्तों, मुगल शासन का खजाना जो था बिल्कुल असुरक्षित था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी कोठियों के अंदर अंग्रेजी सैनिकों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया और भारी मात्रा में फौज तैयार कर ली। इसकी भनक भारत के शासकों को नहीं थी। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सामना किया, उनके जहाज लूटे और उन्हें भगाने का भरसक प्रयत्न किया। अंततः 1746 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों को पता था कि मुगल शासन जो है सोने चांदी से भरा हुआ है, परंतु साम्राज्य जो था सदैव निर्मल और असुरक्षित था। यह दशा देखकर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर लिया। दोस्तों, 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला शासक बना, जो अपने नाना की गद्दी में बैठा। वह उस समय 24 साल का था। अंग्रेजों ने अपना साजिशों का पूरा जाल फैला रखा था। वह नहीं चाहते थे कि किसी राज्य द्वारा शासन किया जाए तथा उन्हें इससे मुक्ति मिल जाए। होता क्या है दोस्तों कि वो नहीं चाहते थे कि कोई शासन करे, तथा उन्होंने सिराजुद्दौला का अपमान किया। अपमान कहने का मतलब वहां के लोगों को भड़काया उसके खिलाफ, बंगाल के लोगों को, कि सिराजुद्दौला अच्छा आदमी नहीं है। तरह तरह की समाज में बातें फैलाई। जब शासक बनता था तो सब आते थे। उसी प्रकार से सिराजुद्दौला के शासक बनने पर सब आए, अंग्रेज नहीं आए। उनके राज्य तिलक पर सब आए पर अंग्रेज नहीं आए। दोस्तों, आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला जानते थे कि अंग्रेज बहुत ही घटिया टाइप के आदमी हैं, इनके मन में कुछ गलत चल रहा है। अंततः सिराजुद्दौला को पता चला कि अंग्रेज हमारी कोठी पर आक्रमण करने वाले हैं। सिराजुद्दौला के गुप्तचर ने बताया कि अंग्रेज कभी भी हमारी कोठी पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पूरा पता चल गया कि अंग्रेज कोठी पर आक्रमण करने वाले हैं। सिराजुद्दौला ने खुद ही अपनी कोठी की अपने ही सैनिकों द्वारा किलेबंदी करवा दी और उन्होंने कहा कि जैसे ही अंग्रेज यहां पर आक्रमण करने आते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाए। और अंततः ऐसा होता है। अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया और अंग्रेजों को सिराजुद्दौला की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। घेर लेने के बाद जब उनको पकड़ लिया जाता है तो 20 जून 1756 की बात है। 20 जून 1756 की बात है। एक 18x14 के कमरे में, ये दोस्तों 18 लिखा है, 18x14 के कमरे में 146 आदमियों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें सुबह खुलने पर केवल 23 लोग बचे। इस घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना दोस्तों? तो याद रखेंगे, इस घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल की घटना। ये लिखा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो काल कोठरी की घटना। ठीक है, तो ब्लैक होल कह दो या फिर आप काल कोठरी कह दो। तो इस घटना ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। एक व्यक्ति था इसमें शामिल जिसका नाम था हालवेल। इसने बताया कि ऐसा हुआ था। दोस्तों, इस घटना से अंग्रेज काफी दुखी हुए कि नहीं, यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है।
अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दोबारा इसका सामना करें, इसका सिराजुद्दौला का। उन्हें पता चल गया था कि सिराजुद्दौला कोई मामूली इंसान नहीं है, हम उसका सामना सहज नहीं कर सकते। सिराजुद्दौला जानते थे कि अंग्रेज कुछ गलत कर रहे हैं। अंदर ही अंदर यह सब देखकर 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। बाद में अंग्रेजों का भारत पर पूर्णतः प्रभुत्व हो गया था, क्योंकि यह युद्ध सिराजुद्दौला हार गए थे। हार का कारण था उनके साथ एक छल, वरना सिराजुद्दौला को हराने की क्षमता किसके अंदर थी। सिराजुद्दौला कोई मामूली व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से हराया जा सकता। देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया या लड़ा गया। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने खरीद लिया था। अंग्रेजों ने सोचा कोई तो होगा जो सिराजुद्दौला का दुश्मन होगा। सिराजुद्दौला के दुश्मनों की कमी नहीं थी दोस्तों। मीर जाफर ने छल किया, वो अंग्रेजों की तरफ मिल गया और उसने सिराजुद्दौला की टुकड़ी पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला को हारना पड़ता है। आगे बात करेंगे। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। तत्पश्चात 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ दोस्तों, जिसको नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध मुगल नवाबों मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ लड़ा जाता है। यह युद्ध जो हुआ त्रिगुटी युद्ध हुआ। एक तरफ से 3 गुटों की सेना और एक तरफ से अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले मेजर हेक्टर मुनरो, इन लोगों ने लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि इसमें भी हमारा त्रिगुट फेल हो गया। अंग्रेजों की जीत हुई और मुगल नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की हार हुई। अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति, ऐसा शासन नहीं बचा जो अंग्रेजों को हरा सके। अंततः इसके बाद अंग्रेजों को यह लगा युद्ध के बाद कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अंततः उन्होंने फ्रांस को भी हरा दिया, डच को भी हरा दिया और उन्होंने अपनी सत्ता नवाब मीर जाफर को दे दी। मीर जाफर अंग्रेजों के कहने पर ही सारे कार्य करता था, पर किसी को पता नहीं था कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ में है। मीर जाफर नाम मात्र का केवल शासक था। यहां तक कि वहां के दरबारी भी मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहने लगे तथा अंग्रेजों ने जमकर बंगाल में व्यापार किया, रिश्वत बटोरी और अराजकता फैलाई तथा यहां का धन इकट्ठा करके इंग्लैंड भेजने लगे। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर सत्ता मीर कासिम को दे दी गई। दोस्तों आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद जब इतना पाप वो कर रहे थे तो एक विद्रोह जागा, जिसका नाम दिया गया 1857 का सियासी विद्रोह। 1857 में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर जैसे स्थानों में भारी मात्रा में विद्रोह पनप उठा और इस क्रांति में सबसे पहली घटना जो होती है वो बैरकपुर छावनी में होती है। कहां होती है दोस्तों? बैरकपुर छावनी में होती है, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहां पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने गाय एवं सुअर की चर्बी से तैयार कारतूसों के प्रयोग से साफ इंकार कर दिया कि मैं गाय और सुअर की चर्बी को यूज नहीं कर सकता, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। और उसके विरोध में उच्च अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेजी शासन ने यह देखकर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी।
दोस्तों, जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है, इन सैनिकों की मौत की खबर ने विद्रोह को भयंकर रूप दे दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल टुकड़ी ने इसका विरोध किया और उसने भी मना कर दिया गाय की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करने से, और उन्होंने भी इन कारतूसों का विरोध किया। इसके बाद विद्रोहियों ने जबरन दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया। भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली में पुनः अधिकार कर लिया। दिल्ली का समाचार सुनकर देश के विभिन्न भागों में विद्रोह की ज्वाला उठ गई, विद्रोह की आग लगी। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जैसे किसानों पर कर लगाना, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। उसके बाद दोस्तों उदय हुआ एक बड़े क्रांतिकारियों का, बड़े हिस्से में क्रांतिकारियों ने भाग लिया। कुछ क्रांतिकारी हम देखते हैं, जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं आपसे नाना साहब। इनका असली नाम धूधू पंत था तथा इनका जन्म 1824 ईस्वी में महाराष्ट्र के वेड़ू गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम भोगो पंत था। इनके पिता माधवराव तथा माता गंगाबाई थी। इन्हें बाजीराव पेशवा ने गोद लिया था। कुछ समय बाद कानपुर में आगजनी की घटनाएं हुई, जहां इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल चला दिया। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में योगदान दिया। इन्हें मराठों का राजा बना दिया गया। फिर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला जारी रखा। इन्होंने 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू किया। दोस्तों, कुछ किताबों में इनकी मृत्यु का वर्णन है, लेकिन कुछ किताबों में इनकी मृत्यु का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि उसके साक्ष्य नहीं मिले। अगली हम वीरांगना की बात करेंगे, जिसको नाम दिया गया मणिकर्णिका। क्या नाम दिया गया दोस्तों? मणिकर्णिका। तो बात करेंगे हम रानी लक्ष्मीबाई की। मराठा शासित झांसी की रानी, ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष में ब्रिटिश की सेना में संग्राम किया और अंग्रेजों को झंझोर कर रख देने वाली एक वीरांगना थी। और रण क्षेत्र पर वीर गति को प्राप्त हुई। जीते जी इन्होंने अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। इन्होंने कहा था कि कब्जा होगा तो मेरे मरने के बाद, जीते जी आप यहां नहीं आ सकते। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के भदोई नामक नगर में हुआ था। इन्होंने एक स्वयं सेवक का गठन प्रारंभ किया, जिसमें औरतों की भर्ती तथा प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बात है 17 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटक सराय में लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। इनके पति का नाम गंगाधर राव था, याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखिए, बात करेंगे अगले क्रांतिकारी की, मंगल पांडे। ये वीर पुरुष आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। इनका जन्म 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। आगे देखेंगे तो तात्या टोपे की बात करेंगे दोस्तों। इनका जन्म 1814 में नासिक में हुआ था। इनके पिता पांडुरंग पंत थे तथा तात्या के बचपन का नाम रघुनाथ पंत था। इनके पिता बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे। इनके समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे।
आगे बात करेंगे दोस्तों विक्टोरिया। लगभग 145 साल पहले 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी का ताज पहनाया गया। इस दिन रानी ने लंदन से चलकर दिल्ली में दरबार लगाया। यह उस समय आई जब भारत आधे से ज्यादा अकाल से लड़ रहा था। भूख अकाल पड़ गई थी यहां पर, लेकिन विक्टोरिया को इस बात की तनिक भी भनक नहीं होती थी। जो अंग्रेजी सैनिक थे वो विक्टोरिया तक इस बात को पहुंचने ही नहीं देते थे कि यहां पर अकाल पड़ा हुआ है। पूरे 55 लाख लोगों की मौत मात्र 2 सालों में हुई। कुछ समय उपरांत वासुदेव जोशी ने भारतीयों के लिए अंग्रेजों की तरह समान अधिकार मांगे, परंतु अधिकार ना मिले और दोस्तों एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से लेकर 1947 तक चला। दोस्तों बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ काल माना जाता है 1885 से माना जाता है। इसके प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों कहानी की तरह सुनते जाना और याद करते जाना। आगे देखिए क्या होता है। इसका संस्थापक जो बनाया गया एवो ह्यूम को बनाया गया, जो स्कॉटलैंड के थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। एवो ह्यूम को इसका जनक कहा जाता है तथा इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें उदारवादी नेता भी आए थे। आगे दोस्तों देखते हैं क्या हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होता है दोस्तों, इस आंदोलन का उदय राष्ट्रवादी या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक को योगदान था। इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्ति शामिल थे। तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव चालू किया। 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव चालू किया। एग्जाम में पूछता है कि गणपति महोत्सव या शिवाजी महोत्सव किसने चालू किए थे, तो ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक ने चालू किए थे। 1894 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव आरंभ हुआ। बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। इनका मानना था कि भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जब तक हम खून खराबा नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि ये प्यार की बात समझने वाले नहीं हैं। आगे क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों का एक और क्रूर फैसला आया जिसका नाम दिया गया बंगाल विभाजन, जहां पर राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 16 अगस्त 1950 ईस्वी को यह पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। इसके विरोध में 7 अगस्त को इसका बहिष्कार किया गया। दोस्तों उस दिन पूरे बंगाल में त्राही त्राही मची हुई थी। सड़कों में लोग दिखाई दे रहे थे, आगजनी का माहौल था। 7 अगस्त को इसका बहिष्कार प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किया जाना था। 16 अगस्त 1950 को ही संपूर्ण भारत या संपूर्ण बंगाल कांग्रेस
द्वारा शोक दिवस आयोजित किया गया। तभी स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कुमार मित्र के पत्र में संजीवन था। दोस्तों, कुमार मित्र का पत्र क्या था? संजीवन में 1905 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया तथा उसे पूरे देश में फैलाया गया। इस पत्र के फैलने से बहिष्कार आंदोलन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जिसमें बहिष्कार क्या करना था? विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था, जैसे कि विदेशी वस्त्र, नौकरियां और उपाधियों का बहिष्कार करना था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर एंडरसन थे। बहुत ही मगरूर व्यक्ति थे दोस्तों। आगे क्या होता है, बात करेंगे बंगाल विभाजन की। तो बंगाल विभाजन का कारण क्या था? हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। दोस्तों, अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू अलग रहें, मुसलमान अलग रहें, अछूत लोग अलग रहें, सबको वो अलग करना चाहते थे। अंततः मुसलमान को विभाजित करना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। बात करेंगे दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1960 को आगा खान ने मांग की ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। 30 दिसंबर 1986 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे तथा मुख्यालय इन्होंने लखनऊ बनाया तथा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी की गई और निर्माण भी किया गया। आगे बात करेंगे दोस्तों, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1960 में यह अधिवेशन सूरत में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें गरम दल और नरम दल दो भाग उभर कर आए। कुछ बातें जो कांग्रेसियों की पसंद नहीं आई उस अधिवेशन में, और उन्होंने अपना मार्ग अलग निकाल लिया और दोस्तों दो दल बन गए। एक बन गया आपका गरम दल और एक बन गया आपका नरम दल। आगे क्या होता है, जब दो दल बन गए, गरम दल और नरम दल, इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस बट गई। 1960 में ताप्ती नदी के किनारे हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ये फिर वापस आ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। गरम दल में मुख्य रूप से लाल बाल पाल थे। उसके बाद नरम दल में मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे। दोस्तों, आगे मैं बात करना चाहूंगा 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के दौरान फिर से दोनों साथ हो गए। अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत एक नारा दिया गया, खून का बदला खून, और 500 शाखाएं खोली गईं। इसके अध्यक्ष जो थे हेमचंद्र थे, उनको बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया कि भाई ऐसा उनके पास आधुनिक हथियार है, हम उनका सामना सहज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल था। उनके पास एक से एक नए प्रकार के आविष्कारक हथियार थे। अंततः प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1980 को मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गलती हो जाती है दोस्तों उनसे थोड़ी सी। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया। जब बम केनेडी की गाड़ी पर गिर जाता है तो उसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की ही अवस्था में फांसी की सजा दे दी गई। आगे क्या होता है दोस्तों,
1 जुलाई 1990 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। अंततः लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद 16 अगस्त 1990 ईस्वी को इन्हें भी मृत्युदंड दे दिया गया। 1 जुलाई 1990 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। 16 अगस्त 1990 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसी समय एक घटना और हुई बात है। उसी समय जापानी जहाज 1914 ईस्वी में गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया जापान से। दोस्तों, ये जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 ईस्वी को हुबली पहुंचा। एक स्थान पड़ता था जो बोला जाता था बजबज नामक बंदरगाह। बजबज नामक बंदरगाह पर जब ये जहाज पहुंचा तभी तलाशी ली गई लोगों की और संघर्ष हो गया। उस संघर्ष के दौरान 18 व्यक्ति मारे गए और 25 लोग घायल हो गए। अंततः क्या होता है, गांधी जी ने मार्च 1918 को कर नहीं आंदोलन चलाया। यह आंदोलन दोस्तों गुजरात के खेड़े जिले से चालू हुआ। कहां से? गुजरात के खेड़े जिले से या खेड़ा जिले से चालू हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने एक और क्रूरता दिखाई। 19 मार्च 1919 ईस्वी को उग्रवादी भावना को कुचलने के लिए उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। उन्होंने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इसका मतलब क्या था? किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अंततः इसे भारतीयों ने एक काला कानून का नाम दिया। तो काला कानून के नाम से रोलेट एक्ट को जाना जाता है। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे अब हम 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की। एक हादसा होता है जिसको नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 की बात है जिसमें सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी को लेकर जनसभा हो रही थी। उसी जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सभा चल रही थी और उस सभा में दोस्तों उस जलियांवाला बाग जो था उसमें ऐसे बना हुआ था, मात्र एक दरवाजा था। एक छोटा सा दरवाजा था निकलने के लिए और न जाने कितने लोगों की भीड़ थी उसके अंदर। इसमें भी एक आदमी ने छल किया था। उसका नाम था दोस्तों हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर को यह सूचना दी कि जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही है, जनसभा हो रही है। इसका फायदा उठाकर जनरल डायर ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलवाई। दोस्तों, जब 10 मिनट तक गोलियां चली तो उसके अंतर्गत 400 लोग मारे गए। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि लोग 1000 मारे गए, तो कुछ किताबों में 1000 का गणना भी दिया गया है। मैंने आपको बताया हंसराज के कारण ये मारे गए थे। आगे दोस्तों बात करेंगे 1 अप्रैल 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया, पर इससे कुछ लोग प्रसन्न नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे उस थाने में एक थानेदार और 21 सिपाही मार गिराए जाते हैं।
इस घटना से असहयोग आंदोलन के मुखिया महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दिया। इसके चलते 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात यह थी कि गांधी जी इतने कमजोर थे कि जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता था तो वो उल्टा अंग्रेजों से अपनी सेवा करवाया करते थे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ना मारने का प्रण ले रखा था, जिसके चलते अंग्रेज कभी महात्मा गांधी को नहीं मारते थे, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की एक कड़ी थे, जो अहिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य था हिंसा परमो धर्म। तो इसी कारण उनको 2 साल में ही छोड़ दिया गया। 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों, आगे देखेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। आगे बात करेंगे दोस्तों। स्वराज पार्टी का मुख्य कार्य चुनाव में हिस्सा लेना था। 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA भी कह सकते हो शॉर्ट में, उसकी स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के पास में एक स्थान पड़ता है दोस्तों, सहारनपुर, लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन लूटने का फैसला किया। उस ट्रेन में डकैती डाल दी गई और सरकारी खजाना लूट लिया गया। दोस्तों, ये कांड काकोरी कांड के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन बात करेंगे बीजेपी की सरकार की, तो ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर, कांड हटाकर उसे ट्रेन एक्शन कर दिया, जिससे इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। दोस्तों, इसमें 29 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारी थे और इन क्रांतिकारियों को इस कांड के कारण फांसी दे दी गई। यहीं से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन आया। मैं बताऊंगा साइमन कमीशन क्या है आगे। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं। लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर मिलकर हत्या कर देते हैं। इस हत्या के बाद एक बार फिर HRA जाग उठा। कहने का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस घटना के बाद HRA ने फिर जन्म लिया और इसी टीम के 2 सदस्यों ने 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका और वहीं पर भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, परंतु रचना जो की गई थी वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे। मैंने आपको बताया रचना तो की थी मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन नारा दिया था भगत सिंह ने। तत्पश्चात 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद
और पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद हमारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की चटगांव में। आगे बात करेंगे दोस्तों। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह या अपराध में आरोप में सूर्यसेन को बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर उनको फांसी में चढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का भयंकर दमन किया। साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में आया था, पीछे मैंने चर्चा की थी, बताना चाहता हूं क्या है। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुई। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत कमीशन किसे कहते हैं, तो साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन का काम क्या था, आइए चर्चा करते हैं। तो कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। कहने का मतलब उन्हें लगने लगा था, उन्हें एक डर सा पैदा हो गया था कि यहाँ के लोग अब मरने से नहीं डरते। तो उन्होंने संवैधानिक अधिकार देने को सोचा। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत तीव्र विरोध हुआ। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग के सफी गुट को छोड़कर लगभग सभी प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। आगे दोस्तों क्या होता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में 79 भारतीय अनुयायी थे। कारण था नमक के कानून को तोड़ना। नमक के कानून को तोड़ना और इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना पैसे देने होते थे हमें। भारतीयों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। लोगों में देशभक्ति का असीम उत्साह दिखाई दे रहा था। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया या भंग कर दिया गया। आगे बात करें दोस्तों तो बात है 1930 ईस्वी की। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों साथ में ही चल रहे थे। उसके बाद दोस्तों गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद यरौदा जेल में डाल दिया गया। मैंने कहा था अंग्रेजों से ये सेवा करवाते थे, इसी कारण अंग्रेज इसे बार बार छोड़ देते थे। शीघ्र ही उन्हें छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने वार्तालाप का एक रास्ता निकाला, जिसको नाम दिया गया गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच। मुद्दा क्या था चर्चा करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया 1931 13 जनवरी 1931 तक का था। कहां चला तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, लंदन में चला। इसके अंतर्गत भारतीयों को बराबर दर्जा मिला।
इस गोलमेज सम्मेलन में, ये मेज है दोस्तों, यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन लिखा हुआ है। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 76 भारतीय थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसमें गांधी जी नहीं आए, गांधी जी नहीं आए, नाराज थे वो। अंततः एक समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, या इरविन और गांधी के बीच कह सकते हो। 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ, जिसके बाद वह अगले सम्मेलन में आने को तैयार हो गए। दोस्तों, इस सम्मेलन में होना क्या था? संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करनी थी, लेकिन ये जो सम्मेलन रहा था दोस्तों, ये असफल रहा था। क्या रहा? असफल रहा ये सम्मेलन। अगले सम्मेलन की बात करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, अगला सम्मेलन अगर मैं बताऊं आपको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। बात करेंगे 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी नाराज हुए और मुंबई वापस आ गए। गांधी जी ने भारत लौटकर 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। कारण क्या था दोस्तों उसका? बताऊंगा नीचे। जो 1 मई 1933 में समाप्त होता है। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दोबारा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया या दोबारा चालू किया गया। गांधी जी व सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस जो थी उसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इस सम्मेलन में कौन कौन आया उसमें चर्चा कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। सहभागी की बात करें दोस्तों तो मुस्लिम लीग से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद सफी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खां, ए.के. फजलुल हक, ये लोग मुस्लिम लीग से थे। हिंदू सभा की बात करूं, हिंदू महासभा की बात करूं तो हिंदू महासभा से बी.एस. मुंजे और एम.आर. जयकर थे। उदारवादी नेताओं की बात करूं तो तेज बहादुर, सी.वाई. चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री थे। सिख की बात करूं तो सरदार उज्जल सिंह थे। कैथोलिक की बात करूं, जिसे ईसाई कहते हो, ए.टी. पन्नीर सेल्वम थे। कौन? तो ए.टी. पन्नीर सेल्वम। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, आगे क्या होता है ये देखिएगा। जब इसमें बात नहीं बनी तो कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। देखिए क्या किया अंग्रेजों ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या का कोई निराकरण नहीं हो सका, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हमें केवल और केवल स्वतंत्रता चाहिए, जो अंग्रेजों को स्वीकार नहीं थी। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। दोस्तों, बहुत ही अलग हिसाब किताब था इसका, मैं बताऊंगा नीचे। इसमें क्या था इस घोषणा के अनुसार, चर्चा करेंगे आगे। देखिए क्या था दोस्तों। पहली बात,
जाति के आधार पर विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या का बंटवारा करना था। उसके बाद मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों हेतु पृथक पृथक चुनाव पद्धति की व्यवस्था करनी थी। महिलाओं हेतु भी पृथक स्थान निर्धारित किए जाएंगे जो हमें नामंजूर थे। श्रम, व्यापार, उद्योग, जमींदार एवं विश्वविद्यालय हेतु पृथक चुनाव की व्यवस्था होगी। हरिजन दलित वर्ग को हिंदुओं से पृथक माना जाएगा। यह कम्युनल अवार्ड भारत में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की साजिश थी। हरिजन एवं दलित वर्ग को हिंदुओं से पृथक करना सरासर गलत था। यह फूट डालो राज्य करो की नीति की पराकाष्ठा थी। दोस्तों, होता क्या है कि इन सब बातों को स्वीकार गांधी जी बिल्कुल नहीं करते। उस समय गांधी जी की बहुत चलती थी। गांधी जी ने इन सब बातों को साफ मना कर दिया और उन्होंने क्या किया, ये हम आगे देखते हैं। एक अनशन चालू कर दिया। कौन सा अनशन चालू कर दिया दोस्तों, ये मैं नीचे बताने वाला हूं आपको। पूना समझौता हुआ दोस्तों। क्यों हुआ पूना समझौता? 26 सितंबर 1932 की बात है। गांधी जी कम्युनल अवार्ड से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने पत्र लिखकर मैकडोनाल्ड को चेतावनी दी कि वह ये अपना फैसला, अपना निर्णय वापस ले लें। डेट दी 20 सितंबर 1932 तक वापस ले लें, अन्यथा वे आमरण अनशन करेंगे। जब ये बात नहीं मानी गई तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आरंभ कर दिया। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ और इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने अपनी शर्तें रखी। शर्तें क्या थी वो देखते हैं। हरिजन हिंदुओं से पृथक नहीं माने जाएंगे। जितने स्थान कम्युनल अवार्ड द्वारा हरिजनों को दिए गए थे, अब उनसे दुगने स्थान अब उन्हें दिए जाएंगे। स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कहने का मतलब उन्हें अछूत नहीं समझा जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना अधिकार दोस्तों हिंदू को मिलेगा नॉर्मल, जितना अधिकार आम इंसान को मिलेगा, उतना ही अधिकार हरिजन को भी मिलेगा। आगे दोस्तों क्या होता है, हरिजनों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देने का वादा किया। गांधी जी ने पूना समझौता के पश्चात आमरण अनशन वापस ले लिया। हरिजनों को इस समझौते से और अधिक लाभ मिला। कांग्रेस ने 1 मई 1933 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। दोस्तों आगे बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। ये बात मैंने पीछे भी बताई थी आपको। दोस्तों पूना समझौता के पश्चात 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, वो भी लंदन में। चूंकि सम्मेलन हेतु जिस सद्भावना एवं स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता थी, उसका इस सम्मेलन में अभाव था। उस अभाव के कारण कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श हेतु लॉर्ड लिनोलिथो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई। लिनोलिथो की सिफारिशों में कुछ संशोधन कर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया।
1935 का भारत शासन सरकार अधिनियम, भारतीय शासन कह सकते हो या सरकार अधिनियम कह सकते हो, पारित हुआ। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नया संविधान अनम्य रिजिड था। इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल अंग्रेजी संसद को ही थी। भारतीय तो केवल उसमें संशोधन का प्रस्ताव रख सकते थे। ये 1935 के तहत जारी किया अंग्रेजों ने। दोस्तों आगे क्या होता है, एक केंद्रीय बैंक जिसका नाम दिया उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। केंद्र सूची को 97 विषय, राज्य सूची को 66 विषय और समवर्ती सूची को 47 विषय प्रदान किए गए। दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। मैंने आपको पीछे बताया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना और बर्मा को भी अलग कर दिया गया। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक और अधिनियम लागू किया गया बहुत मेहनत के बाद, जिसका नाम दिया गया भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दिया गया। आगे बात करेंगे दोस्तों, इस घोषणा पर मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही गई। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेशकश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का मतलब है आपको स्वीकार करना पड़ेगा तभी लागू होगा। आगे बात करें दोस्तों, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन अर्थात संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी कि वो चाहें तो अलग हो सकते हैं। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों जगह राज्यों में गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया, जिस पर ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। दोनों डोमिनियन को संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया और धीरे धीरे इस अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया और उसे भी समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आगे बात करेंगे 14 और 15 अगस्त की रात, अर्थात 14 और 15 अगस्त 1947 की रात
को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से दोस्तों 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। यदि आपकी समझ में आई है तो आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं।